अब किसी गाड़ी की जो 2 पहिया है आज से ही सही के बराबर चले, आने वाले समय में अगर देश की आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं, तो जब हम 100 साल मनाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। हम सब 25 साल टारगेट की ओर लग चले, बहुत बड़ा परिवर्तन जो है दिखेगा। इसी क्रम में क्योंकि पहला सत्र जो है हमारे बीच कुल मिला के 30 में 3 निकाल है 27 मिनट है। तो 27 में हमारे मुख्य वक्ता हरियाणा दयानंद महर्षि विश्वविद्यालय जो है से डॉक्टर सुमेधा जी हैं और आज की सरकार की अध्यक्षता कर रही जो है कि डॉक्टर अनिता भारती वो आपस में डिवाइड के लिए आ रहा था, क्योंकि दूसरा सत्र इसके बाद अच्छा दूसरा ही हम जब अभी पहला सत्र समाप्त होने पर लंच में जाएंगे, क्योंकि विगत 2007 से जो राष्ट्रीय सेमिनार 2007 के लगभग 7वां राष्ट्रीय सेमिनार है, इलाहाबाद के साथियों से एक आग्रह है कि हमारे जो अतिथि है थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हम उदाहरणों में अपना कार्यक्रम है और अपने कार्यक्रम में घर की बात है हम अंदर शेयर कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी आया कि हमारा जो अतिथि है पता चला हमारे अतिथि भोजन के लिए रह गए, हो सकता है दुनिया से काम चला लिया गया और पता चला इलाहाबाद वाले प्रयास करें कि हम अतिथि पहले सेवा कर ले, उसके बाद ऐसा नहीं भोजन इतना बनवाया गया हो जाएगा, लेकिन तत्पर में अतिथियों को सम्मान करना चाहिए। ये बहुत प्राचीन भारत की परंपरा में जमती रही हो जो भी है, अतिथियों का पहले स्वागत होना चाहिए पहले के। और जो साथी जब लंच करेंगे तो डस्टबिन प्लेट कहीं इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसको डस्टबिन में ही रखें, क्योंकि अगर हम इधर उधर कूड़ा करकट करेंगे तो अगली बार क्योंकि इस पर निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा, हम इसको बुक कराने के लिए आए भैया आप लोग इधर उधर कूड़ा करकट करके चले गए, आपको नहीं मिलेगा। हम थोड़ा बैठी के राज्य सरकार का अपना एक सम्मान है, विशेष करके दलित साहित्यकारों के नाते देती है और यहाँ कोई राजनीतिक फला दिमाग के लिए नहीं देते हैं। साहित्यिक गतिविधि अगर चले तभी आपके लिए, क्योंकि दलित साहित्यकारों का कार्यक्रम करें इसलिए आप मिल गया भले पैसा नहीं, लेकिन इसलिए देने अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम कुछ और होता न देते। तो हम यहाँ पे अपना जो भी है कि बौद्धिक वर्ग है, हम सब अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए लंच में जाएंगे, फिर दूसरा सत्र 3 बजे से शुरू करेंगे। आधा घंटे का ही लंच होगा, हम इस तरह खाएंगे आधा घंटे में अपना लंच जो है। तो हरियाणा से जो है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सुमेधा जी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनकी अपनी पहचान है, विशेष करके जहाँ भी जाते हैं, विशेष करके बुद्धिज्म के जो मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, पुरातत्व का है, इनका विशेष करके रेखांकन उसका करना होता है वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, तो संग्रह कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इसको हम चाहते हैं कि आज के विषय वस्तु पे अपने विचार को रखें। डॉक्टर सुमेधा जी बहुत सबसे पहले सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे समाज के और देश के सभी महानुभाव, खासकर बहुजन महानुभावों को नमन करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। और परिस्थितियाँ ज़्यादा बता नहीं सकूँगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सटेम्परे ही बोलना पड़ेगा। और पढ़ा लिखा बोल भी नहीं पाती, सोचा था 40 कागज लिख के लाऊंगे, तो वो संभव नहीं हो पाया। तो यहीं से बात शुरू करूँगी, आप सहयोग देंगे। एक ये पिछली बार सेमिनार पे आई तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी, वो आज भी उसी तरह सच है जैसे वो तब थी। भारत की हर नारी पर बाबा साहेब का बहुत बड़ा कर्जा है, जिन्होंने किया नारी का बराबर दर्जा है। ये हमारे समाज की हर एक नारी को समझने की आवश्यकता है कि उसका और कोई भी माँ बाप भगवान नहीं है। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे सर्वोच्च भगवान। ये भगवान वो नहीं होते जो 8-10 पैर वाले और शेरों पे बैठने वाले, ये जिन्होंने ऐसी बुराइयों से उनका भग्न कर दिया है, उनसे ऊपर उठ गए हैं, ये उनको कहा जाता है। तो भगवान शब्द का भी सही से इस्तेमाल करना और समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम अपनी बात को समाज में, हम सभी व्यक्ति, हम सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो व्यक्ति इस टॉपिक पे आके और पूरी तन्मयता से सोच रहा है, वो अपने आप में एक महानुभाव है। वो चाहे स्टेज के इधर बैठी महिलाएं हैं या सामने बैठी महिलाएं और पुरुष हैं। ये इतने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और हमारे गौतम जी का तो हम जो है सबसे पहले
नहीं करवा पाते हैं, यूनिवर्सिटी में लोग बैठे नहीं करवा पाते हैं। परमिशंस का भी कोई बुरा हाल है। उससे आपको ये भी बता सकती हूँ, अभी 2 साल हुए मेरे सब्जेक्ट की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मैड्रिड स्पेन में हो रही थी और वहाँ मेरी सिलेक्शन हुई, लेकिन हमारे वीसी ने मुझे एनओसी नहीं दिया। वो उसी सब्जेक्ट के हैं, उनकी तो वहाँ पेपर जा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। तो लेकिन वहाँ की वो पुस्तिका में तो छपा, उसको ऑलरेडी वो ऑथर कहते हैं जिसकी वहाँ सिलेक्शन होती है, तो वो जितना यहाँ नुकसान कर पाते हैं वो उन्होंने कर लिया। तो अब ये बात जो हिंदू कोड हुई की है, इसकी हम अगर सोचें तो ये जो महिलाओं की स्थिति है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है कि भगवान बुद्ध का जो उद्भव भारत की धरती पे, उस वक्त भी दुनिया में धर्म थे। भारत में एक किताब में मैंने पढ़ा कि 66 प्रकार के धर्म थे, लेकिन उसके बाद जो भगवान बुद्ध ने तपस्या करी और ज्ञान प्राप्त करा और उसको धम्म कहा गया। धर्म और धम्म में अंतर भी हम करना सीखेंगे यहाँ पे। तो वो उनको कोई भी बुराइयों के बिना नहीं लगा, तो जो बुराइयों के बिना नहीं लगा धर्म, और भगवान बुद्ध ने अपने जो ज्ञान प्राप्त करा और पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं से शुरू करके और पूरे समाज में और सारनाथ से वो उसको हम धम्म चक्र परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जानते हुए ये अब दुनिया भर में फैला है और इससे दुनिया का हर प्रकार का व्यक्ति इससे फायदा उठा रहा है। तो इसमें मैं आपको एक, क्योंकि दुनिया भर में भ्रमण किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, स्कॉलरशिप, रिसर्च, तो बहुत नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आप लोगों ने, कई बार लोग अपने भारत में भी नहीं देखते कि दूसरे राज्यों में भी नहीं जाते हैं कि क्या दिख रहा है। और तो सबसे ये भी प्रार्थना है कि अपने देखने के लिए भी अपने देश का भी भ्रमण करिए, भारतीय रेल का लुत्फ उठाइए। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप में गई थी तो वहाँ पे देखा 80-90 धर्म उन्होंने भारतीयों ने लिखे हुए कि हमारा ये धर्म है। तो यहाँ सारे हिंदू हम कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने 80-90 लिख दिए। तो उसी से आप देखिए कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। सभी जानते हैं कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये मुस्लिम लोगों की भाषा में दी हुई गाली है। तो हम अपने को गाली से दूर रखते हैं और हमने बौद्ध धर्म अपनाया। अब हमने कि दोबारा से अपनाया, क्योंकि जो देश की बहुजन आबादी है ये बौद्ध ही है। और इसमें मुझे बाबा साहब की एक बात पे भी मैं कई बार सोचती हूँ कि जो बाबा साहब ने कहा था कि इस घर में मेरा जन्म हुआ लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, तो और एक कंट्राडिक्टरी जो बात है, तो बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति बनाई, जो एक शेड्यूल्ड लिस्ट बनाई, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, ये वो जातियां हैं जो हिंदू धर्म से बाहर है, उनको वो अधिकार नहीं है जो कि हिंदू, जो वो ब्राह्मण धर्म है, वो जो अपने को अधिकार देते हैं वो अन्य व्यक्तियों को जिनको नहीं है, वो 6747 हैं, ज़्यादा हैं, वो उतनी प्रकार की जातियां जो ब्राह्मणों ने बनाई। ह्यूमन एक और विचार है कि हर एक व्यक्ति, कौवा है तो कौवा जाति, कुत्ता है तो कुत्ता जाति, आदमी है तो आदमी जाति। तो ये जातियां वास्तव में नहीं होती। अगर कोई क्रोकोडाइल पैदा हुआ है तो वो क्रोकोडाइल है ना, हम उसको कुछ और नहीं कह सकते, जो उसका नाम हमने रखा है वही कहेंगे। तो आदमियों को इतनी सारी जातियों में विभाजित करना सबसे पहले अपने आप में एक गलत प्रक्रिया थी जो ब्राह्मणों ने अपनाई इस देश में बहुजन आबादी के अधिकार स्थापित करने के लिए, और वो आज तक चली भी आ रही है। तो ये इस बात से आप एग्री करेंगे शायद जो मैंने कहा कि क्योंकि हमें इसमें भगवान बुद्ध के साथ पीछे जाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध के हम 2600 साल माने और उसके बाद 200-250 साल सम्राट अशोक के,
और सम्राट अशोक ने जो पूरी दुनिया में अलेक्जेंड्रिया तक बौद्ध स्तूप बनाए और वो सारी बौद्ध धर्म की भाषा जो कि पाली, मगधी पाली, उसमें उन्होंने उनको लिखवाया। और भी जैसा जैसा इलाका है पाकिस्तान की तरफ का, अफगानिस्तान की तरफ का, उधर की भाषाओं का भी उन्होंने सहारा लिया और ताकि जन जन तक ये बात जो है पहुँचे। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और गौतम जी ने इतनी मुश्किल में डाला है कि अब 10 मिनट में हम कैसे खत्म करें। तो लेकिन छोटी छोटी बातें वही जैसे मैंने कहा करने की कोशिश करती हूँ कि ये जो हिंदू कोड बिल है जिसको बाबा साहब ने संविधान से भी ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे थे, और तो वो इसके 4 भाग हैं: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अडॉप्शन। हिंदू माइनॉरिटी का मतलब है उससे कि जो नाबालिग का अडॉप्शन होगा ये 3 नियमों के आधार पर होगा। तो ये अंग्रेजों के समय से शुरू हो चुका था। वही बात कहने की कोशिश करूंगी जो अभी तक नहीं कही गई। तो ये 1941 में जो ब्रिटिश ने कमेटी बनाई, तो वो एक राव साहब है, उन्होंने इसको कोडिफाई करना था कि ये क्या चीज है। उसको डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में किया। और जैसा कि औरतों का दोयम दर्जा है वो पहले भी था, वो आज भी है, लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन ऑफकोर्स जब डॉक्टर साहब ने इतना काम करा है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो नेहरू के समय में जो उनकी वाइफ का दर्जा था हम उससे आज बहुत बेहतर है। चाहे हमारा स्वास्थ्य, चाहे हमारा जॉब, चाहे हमारी समाज में पोजीशन। मेरा जो पिछला 2 साल पहले का यहाँ का विजिट था गौतम साहब की कॉन्फ्रेंस में, तो वो बहुजन अस्मिता पे जो थी, उसके दौरान मैंने आपके शहर की वो देखी नेहरू साहब का घर, और वहाँ से मैंने 2 पुस्तकें भी खरीदी उनकी जीवनी इत्यादि। तो उनको मैंने घर जाके पढ़ा तो पता चला कि गांधी साहब की बीवी, नेहरू साहब की बीवी, डॉक्टर अंबेडकर की बीवी, इन तीनों की एक ही बात थी। पैसे के संदर्भ में तो अलग थी क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उनसे गरीब थे और वो दोनों अमीर फैमिलीज थी, लेकिन सामाजिक तौर पे, शिक्षा तौर पे वो बराबर थे। क्योंकि स्कूली शिक्षा ना नेहरू की बीवी को मिली ना गांधी की बीवी को मिली, तीनों का बचपन में विवाह हुआ। ये महापुरुष भी जो है ये टीनेजर थे और वो उनसे छोटी थी। तो आप लगाइए कि जो उसको अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेंट कहते हैं, प्राचीन काल में जो कि ये चला आ रहा था संविधान से पहले, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, लड़कियों की शादी की उम्र 5-6 साल से लेके 7, 8, 9, 10, 11, और हमारे संविधान और यहाँ कहीं की जो पहली संसद थी जो उसके सदस्य थे, बहुत सारे उच्च वर्ग के सदस्य, वो लड़कियों की शादी की उम्र 10-12 साल से ऊपर भी नहीं चाहते थे। हम आज की समय में हम जानते हैं कि हमारी 10 साल की बेटी 5वीं में होती है, 12 साल की 7वीं में होती है, और वो शादी के लायक नहीं है और उसकी शिक्षा ग्रहण करने की उम्र है। हालांकि अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत साल पहले से स्कूल बनवाने शुरू कर दिए थे। ऐसे स्कूलों का भी कुछ का विजिट करा है मैंने, और वो उन्हीं का एक हम आज भी शुक्रगुजार कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे समाज के महानुभाव उसमें डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा नाम आता है, और फूले दंपति, और अभी हमारे साथ बैठी मैडम हम डिस्कस कर रहे थे कि फूले दंपति का नाम नहीं लिया जा रहा है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो सावित्रीबाई फूले ने किया, पहला स्कूल खोला, पहली महिला शिक्षिका बनी, उनको सम्मान देना और उनका नाम लेना, और हम उनको हम कहें कि हमें बहुत ही कृतज्ञ भावना से उनसे बात करनी, आज उनका बात करनी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उन्होंने ही प्रत्येक समाज की महिला को स्कूल में जाने का अवसर दिया था, और उसी से महिलाओं की शिक्षा देश में शुरू हुई। तो ये जो मैंने अभी आपसे बात करी कि नेहरू की, गांधी की और डॉक्टर अंबेडकर की, ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये अंग्रेजों के समय में विदेश पढ़ने गए, अलग अलग देश में गए, तो 2 के
पास धन था, बहुत बड़े मकान थे और डॉक्टर अम्बेडकर के पास स्कॉलरशिप थी। और वो उनका भी नाम लेना जरूरी है कि जो महाराजा ने उन्हें स्कॉलरशिप पे भेजा। तो ये जो हिंदू तलाक बिल है, इसकी महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता जो है, ये सबसे बड़ी बात है। और पॉलीगैमी के विरुद्ध, स्त्री धन की बात है, विधवा के अधिकारों की बात है। आपको ये हमारे जो बहुत ज्यादा साथी पढ़ते हैं, ये उनको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस बिल पे साइन नहीं करे थे और वापस कर दिया था, क्योंकि वो एक पुरातन विचारधारा के धनी थे और वो डॉक्टर अम्बेडकर की जो एक आधुनिक विचारधारा थी, वो उस पर नहीं देख पाए, समझ पाए और वो नहीं चाहते थे। ये तो नेहरू साहब भी लगे रहे और डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी लगे रहे और इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को अधिकार दिलवा के रहेंगे। एक पात्री जी महाराज हैं, उनकी बड़ा बात आती है, तो मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कि उन्होंने देश में मीटिंग्स की, बहुत जहर फैलाया और दुखी होके डॉक्टर अम्बेडकर ने त्याग पत्र दे दिया कि ये जो मैं सबसे मुख्य काम कराना चाहता हूँ, ये उसको होने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने दुखी होकर त्याग पत्र दिया, लेकिन नेहरू ने इस बात में पीछा नहीं छोड़ा। जब मैंने नेहरू की जीवनी दोबारा पढ़ी, मतलब बचपन से मेरे घर में ना जो उन्होंने जेल में लिखी थी वो सब किताबें थी मेरी पिताजी की लाइब्रेरी में, और मैं जो वो घर नहीं होते थे, मैं उनकी लाइब्रेरी में बैठ के कभी कोई किताब, कभी कुरान, कभी उपनिषद, कभी ये हर एक प्रकार की धर्म की किताब थी, गुरु नानक की हो ग्रंथ हो चाहे कोई हो, वो सारी किताबें थी। और अभी कोरोना के दौरान मैंने गुरु रविदास को लाइन दर लाइन 2 बार पढ़ा है और तीसरी बार आप जैसे किसी के साथ बैठ के पढ़ना चाहती हूँ जो उस वक्त की भाषा को ज़्यादा और अच्छे से हमारे हिंदी के प्रोफेसर साहब बैठे, तो जो कि उसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाए। तो अब जो नेहरू जी ने, और इसके लिए मैंने बड़ा सोचा है नेहरू जी के बारे में। नेहरू ने डिडंट हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ, और ये इस कारण, अब वो तो विदेशी आदमी की तरह इंग्लैंड में इतने साल रहे, वहाँ की कॉलेज यूनिवर्सिटी, और पत्नी जो है वो सेहत उनकी नहीं है, उम्र खराब है और बहुत ही जवानी में बीमार हो गई और जवानी में ही मर गई। जिस उम्र के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप पे, और वो भी मेरा एक सपना था कि डॉक्टर अम्बेडकर की तरह बाहर जाएं, देखें कैसा वहाँ ज्ञान होता है। तो बहुत ही उन्मुक्त तरह से लड़कियों को पाला जाता है। तो अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन लड़की जो कि 20 साल की, आप उसकी हंसी को सुन लें, उसको केवल आपका रिकॉर्ड करके सुनाया जा सकता है, जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उनको एक ही कमरे में बैठ के हंसते हुए सुना है। इतनी स्वच्छंद हंसी है, क्योंकि हम अपनी बेटियों की हंसी बचपन से ही उसका गला घोटना हम शुरू करते हैं कि ऐसे नहीं हंसना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, सड़क पे नहीं जाना। तो मुझे भी नियम था कि अंधेरे के बाद घर से बाहर नहीं रहना, तो हम अंधेरे तक अवश्य पहुंचते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होते हुए भी 5:15 की बस और 6 बजे तक घर, ये पक्का नियम था। तो कभी वो मिस हो जाती थी तो 5:45 वाली बस वैसे आती थी। तो इसी तरह मेरे से पहले कई बहनों ने जो बोला है, और मुझे ये भी बनता है कि मैं उसको कई मुद्दों को एड्रेस कर पाऊँ, जो कि जो हमारे साथ इतनी देर से बैठे हैं। और वो बात एक कही जा चुकी है और दोबारा रिपीट करूँगी कि अगली बार तो आई कहते हैं इसको, चर्च में जब हम बैठते हैं तो एक आई महिलाओं की, एक पुरुषों की, या आधी आगे वाली महिलाएं, पीछे पुरुष। महिलाओं की कॉन्फ्रेंस होगी तो पुरुष तो आगे हैं ही, समाज में पहले से आगे हैं, और वो महिलाओं को आगे आने का मौका देंगे। तो ये जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही मेहनत के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त करी और भूखे रह के वो पूरे दिन में एक कॉफी और बिस्किट और ऐसी चीज पे बैठे, एक सैंडविच, या वो एक उनकी किताबों में है कि सूखी रोटियों की वो कुछ खांड डाल के उसकी उनकी धर्मपत्नी ने वो लड्डू बना के दिए थे और वो छुपा के खाते थे।
और सैंडविच खरीदने का पैसा नहीं होता था। तो इस तरह मतलब उनको तो ऐसे नमन करने का दिल होता है कि भूखे प्यासे रह के। और गांधी जी ने वहाँ जाके विदेशी महिलाओं के साथ डांस करने की भी कोशिश करी, नेहरू जी ने भी करा। और डॉक्टर अम्बेडकर की कोई कहानी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाई हो, अंग्रेजी डांस करने गई हो, क्लब में गई हो या किसी के साथ बैठ के खाना। वो तो खिला नहीं सकते थे, दूसरों के पास तो पैसा था, दोनों महानुभावों के पास तो वो खिला सकते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत ही मुश्किल हालातों में तो फाइनली ये जो कानून है, जो पहले एक था और उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि पास हो सकता है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया और वो बाद में 4 भागों में तोड़ा गया। तो इसमें अल्पसंख्यक हमारी एक बहन मुस्लिम समाज से आती है और बहुत ही अनोखी तरह से इन्होंने जो अपना जीवन जिया है और बात बताई है नए तौर में, वो बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धन हुआ सुन के। तो अब ये अल्पसंख्यक हमारे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, बहुत भी हमारे अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो बातें हैं, मैं मुसलमान भी एक सेंटेंस में बोलूँगी, ये पुरुषों के अधिकार की बात करते हैं। ये सारे धर्म ग्रंथ हैं, ये पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, महिलाओं ने तो लिखा नहीं कि हम घरों में कैद हो जाएंगी और अपने मुंह को मतलब जैसे मुसलमान समाज की बात है, बहन ने अभी बताया कि वो और कई तरह से मुंह को ढकना है ना। किसी में पूरा काला कपड़ा आ गया कि कुछ भी नहीं दिख रहा, किसी में आँख के आगे जाली है, किसी में आँख ऐसे सिर्फ आँख दिख रही है, मुंह नहीं दिखना चाहिए। कि इसमें जो बात है, और मैंने कुरान पढ़ी है लाइन बाय लाइन, तो वो ऑफिशियल ट्रांसलेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो अब उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया था जो बहन ने बात करी कि महिलाएं अपने मुंह को ऐसे ढकेंगी कि सांस भी ना लिया पाए। और एक अंग्रेजी गोरी महिला ने किताब लिखी थी, तो मुसलमान महिलाओं के बारे थी जो लाल किले के पास मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनके बारे। तो उसने उसका टाइटल लिखा था फ्रॉग्स इन द वेल, कि कुएं के मेड की महिलाएं, कि अब वो कुएं में है, बाहर उस वक्त शिक्षा का प्रचार प्रसार और भी कम था, और तो वो उन पर रिसर्च करती थी और देखती थी कि किस प्रकार उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये इसको ये जो सारी बातें हैं, ये अल्पसंख्यक के तुष्टिकरण की भी बात है। और क्योंकि टाइम रन आउट कर रहा है, तो मैं एक दो सिर्फ बातें और कहूँगी और विराम दूंगी। एक हमारी वो बिल्कुल छोटा साइज बड़ा पता था महिला करनाल से, बहुत ही मजा आया उनको सुन के। तो उससे मुझे एक बात याद आई कि मैं भी एक रोहतक के आईजी साहब के पास गई थी, उन्होंने मेरे से कम थे लेकिन अब रोक दिखा रहे थे। तो मैंने उनके सामने एक बात कही जो कि कैमरा से रिलेटेड थी। तो मेरे पास सारे फैक्ट्स थे और उसकी वीडियो कवरेज में प्रीवियस नाइट पे प्राप्त कर चुकी थी, जो कि उनको पता भी नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि आप कैमरास में चेकिंग कराइए, 84 कैमरास हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में नेशनल प्रोग्राम हुआ था, उस पर लाखों रुपए खर्च हुआ। तो उन्होंने मुझे पूछा, डू यू नो मोर देन मी? आई सेड यस, सम थिंग्स आई नो मोर देन यू। तो ये इस प्रकार है कि हम महिलाएं जब कोई काम भी करती हैं, कोई काम करवाने जाती हैं, चाहे वो अपना हो चाहे किसी महिलाओं का हो, तो ऐसी ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। कोई हमारी पोजीशन, हमारी एज नहीं देखता है। उनके सामने एक महिला खड़ी होती है जिसको दबाया, वो सोचते हैं कि दबाया जा सकता है। तो ये खुशी की विषय, आप इन सबके लिए तालियां बजा सकते हैं कि ये बजने वाली नहीं थी और खड़े होकर मुकाबला करती हैं। और अपने समाज में एक थाईलैंड की बात आई थी। मैं सबसे पहले थाईलैंड गई थी 1994 में अकेले। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अधिकतर हालांकि बात हिंदू समाज पे आधारित है, बुद्धिस्ट और हमारे समाज पे आधारित नहीं है। जो पुरुष अकेले थाईलैंड पे जा रहे हैं, उनकी महिलाएं उन पे ध्यान रखें। केवल पुरुषों का ग्रुप जा रहा है, लड़कों का ग्रुप जा रहा है, वो केवल वेश्यावृत्ति करने जा रहा है।
मैं बुद्धिज्म के फंक्शन पे जाती हूँ और बुद्धिस्ट के स्थान थाईलैंड के मैंने जितनी मुख्य सड़कें छानी है, फोटोग्राफी करी है। और ये सब जो है मैंने एयरप्लेन में भी बैठ के देखा है, या जब हम वीज़ा की लाइन में लगे होते हैं 15 लड़के यंग मैन खड़े हैं, वो केवल सीधा पताया जाते हैं, उनको थाईलैंड की किसी बड़ी बुद्ध की मूर्ति से मतलब नहीं है। तो ये जो है, और उनको ये भी नहीं पता है कि थाई वीमेन कितनी स्ट्रांग होती हैं। उन्होंने एज ए बुद्धिस्ट वीमेन अपना स्थान प्राप्त करा है, शिक्षा प्राप्त की है। ऐसा सभ्य देश है कि मुझे जाके इतना मज़ा आता है कि, और थाईलैंड की सड़कों पे एक भी गड्ढा नहीं होता पूरे देश में। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा है और इसको सिस्टमेटिक नहीं रखा जा सकता इतने कम मिनटों में, तो जो कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो हिंदू को दिन है, अब ये जाति पितृ सत्ता, जहाँ जाति आ गई वहीं पितृ सत्ता आ गई। ये तो इनका संबंध ऐसा है जो छूट ही नहीं सकता, फेविकोल के संबंध से भी स्ट्रॉन्ग। आपको जाति विहीन समाज ही बनाना पड़ेगा। तो आजकल समाज में कई ग्रुप चल रहे हैं, तो उसमें एक मुद्दा है कि सभी जातियां आपस में शादी करें। तो उसमें भी कई तरह की बात है। एक तो जो अनुसूचित जाति जनजाति की जातियां आपस में शादी करें, एक उच्च नीच जिनको कहा गया है, कोई पैदा तो होता नहीं उच्च नीच बनाया गया, वो भी आपस में शादी करें। तो अब जैसे मेरे 2 भाई हैं और दोनों ने पंजाबी महिलाओं से शादी करी है, दोनों की लव मैरिज। तो लेकिन इससे क्या होता है कि एक दूसरे के समाज को देखने का, जानने का, एक्सेप्ट करने का मौका मिलता है। और ये तो हम कहें कि हम अनुसूचित समाज, बुद्धिस्ट समाज और वो पंजाबी समाज, वो पंजाबी समाज के आईएएस अफसर भी होते हैं जिनकी जड़ें जो हमारा अभी भारत और पाकिस्तान में होती हैं, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लेते हैं। आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईएएस अफसर, वो मुझे देवी देवताओं की फोटो भेजते हैं ऐसी, और मैं उनको रिप्लाई में भगवान बुद्ध की भेजती हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की भेजती हूँ। लेकिन जैसे एक अंकल जी हैं, वो रिटायर हो जाएंगे लेकिन मेरी बात मानेंगे नहीं, ये मुझे अभी तक पता है। उनको रिटायरमेंट मैंने 10 साल हो गए, हरियाणा के गवर्नर के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। और ये बात जो ये आई, तो ये तो आप समझेंगे कि अपने बच्चों को अंतरजातीय विवाह करने की परमिशन दें, क्योंकि जाति का सम्मान दूसरी जाति का सम्मान कैसे कर पाएंगे। और उससे बड़ी बात, वो भी हमारे देश के कई महानुभावों ने चला रखी है, आधिकारिक तौर पे बौद्ध धर्म का ग्रहण करना। तो देश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कुशीनगर में, सारनाथ में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में भी चल रहा है कि आप आधिकारिक तौर पे बौद्ध धर्म ग्रहण करिए। और जैसी फोटो ये लगी है, ऐसी फोटो अपने घर की सबसे मुख्य द्वार पे लगाइए, जो कि आप देखेंगे सरदार लोग करते हैं, सिख लोग, उनके घर में घुसते ही हरमंदिर, स्वर्ण मंदिर की फोटो, गुरु नानक की फोटो, गुरु गोविंद की फोटो। लेकिन हमारे घरों में जो मैंने देखा है कि जिन्होंने आरक्षण से नौकरी मिली, उनके घरों में डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो नहीं है, बहुत में नहीं है, और कहीं छुपा रखी है, कभी बाहर आने वाले को दिखना जाए। तो रोने की बात है भाई, जताने की नहीं है, रोने की है कि हम अपने भगवान जो कि डॉक्टर अम्बेडकर है, अपने दिन में अभी उतार नहीं पाए, आत्मसात नहीं कर पाए कि हम उनको, हमें ये शर्म आ रही है कि पड़ोसी आएगा तो उसको पता लग जाएगा ये अनुसूचित जाति की है, क्योंकि अनुसूचित जाति के सिवा डॉक्टर अम्बेडकर की इज्जत कौन करता है, कौन उनके चरणों में पड़ता है, फूल अर्पित करता है। तो ये जो बातें हैं, ये हम जिस के घर में अगर ऐसी बात ना हो, जैसे मेरे घर में एंटर करते ही मैंने लगाई है भगवान बुद्ध, जो कि हमारी दुनिया के, देश के पालनहार और शिक्षा देने वाले, तो मैंने बोध गया की लगाई है। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं कि लोगों को ना बोध गया का पता है। और एक सफाई कर्मचारी आई मेरे घर में, तो मैंने पूछा तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर की चेहरे से वाकिफ हो? तो उसने कहा कौन है वो? तो डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो ना पता होना, नाम ना पता होना, ये सब अशिक्षा है। और ये अशिक्षा अब हमारे अनुसूचित
अनुसूचित महिलाओं की शिक्षा के बारे में बहुत बैड रिकॉर्ड है, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी बच्चियां कोई स्कूल जा भी रही हैं और स्कूल छूट जाता है। अब इसको ये बात आ जाती है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर गर्ल्स। सरकारी स्कूल ही अब बंद हो जाएंगे जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? तो और दूसरी जाति की तो रिक्शा भी चला रहा होता है कोई, हमारी यूनिवर्सिटी में मेस का सर्वेंट भी होता है, तो उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा होता है, सारी वो उस पर शिक्षा लगा रहे। नेपाली जो अपनी झुग्गी झोंपड़ी अपने देश में छोड़ के और हमारे देश में 10-20 लाख के जो नौकर चाकर को हैं और ये हमारे देश में रह के अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं और हमारे देश से लाखों रुपया हर साल हर महीने नेपाल जाता है वहाँ का खर्चा चलाने के लिए परिवारों का। तो उनको वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो और किसी भी तरह से मतलब ऐसा है कि वैसे क्योंकि मैं तो हूँ ही शिक्षाविद, शिक्षा की बात पे आए तो बहुत हर एक तरह के उन पहलुओं पे बात करना चाहती हूँ जो जिनको लोग दरकार देते हैं एक तरफ। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में वोटिंग डे के सेमिनार हो रहा था, पॉलिटिकल साइंस करवा रहा था डिपार्टमेंट, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की बात तक नहीं हुई कि ये जो अंग्रेजों ने कहा था कि आप अपना संविधान बना लें, तो अब तो जाना तो पड़ेगा, चले जाएंगे, लेकिन संविधान बना लें तो आगे हैं गौतम साहब। तो क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक में तो इसमें इतने मिनट में वैसे भी मुश्किल है। तो यही प्रार्थना है कि अभी देखो मैंने कई सारी चीज़ें तैयार भी करी थी। सम्राट अशोक ने ना एक मंथ में शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी ध्यान से सुना। और हमारे महापुरुष फूले दंपति हुए, भगवान बुद्ध हुए, अपने पेरियार हुए और उसके बाद वाले तो और हमें कबीर जी, ये सारे कितने फोटो बहुत सुंदर इस हॉल में लगे हैं, ये सारे हमारे देश के महानुभाव हैं, इनकी बहुत सारी देन है। इन सबको याद रखते हुए और खासकर जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने सच बोला है, बाकी झूठ। मैंने रामचरितमानस भी कब पढ़ा? कोरोना में, बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हैं। और वो भी पढ़ा क्या है मनु महाराज का। तो जो हिंदू बनारस विश्वविद्यालय में महिला रिसर्च सेंटर है, जो वो किताबें भी छाप रहे हैं, वो मनु महाराज को महिमा को मंडित कर रही है। लेडी का मेरे पास किताबें हैं, वो भी मैंने आने से पहले जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जितना काम महानुभावों ने कहा है उसको जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, पीछे ना जाने दें, आगे ही लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।